Hello everyone, welcome to Amco Education and today we will discuss about the Chalukya dynasty. इससे पहले ऑलरेडी हम बहुत सारे हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर चुके हैं जो आपके सभी आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आपने वो सभी लेक्चर नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप हमारे सभी लेक्चर्स को देख सकते हैं। सारे ही लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और जो आज का लेक्चर है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम पढ़ेंगे चालुक्य डायनेस्टी के बारे में। इसके बाद हमारे 2 लेक्चर और रह जाएंगे एशियन इंडियन हिस्ट्री के, उसके बाद हम शुरू करेंगे मेडिवल इंडियन हिस्ट्री को। तो बात करते हैं हम चालुक्य डायनेस्टी की। तो उससे पहले मैं आपको मैप दिखा देती हूँ कि चालुक्य डायनेस्टी उस टाइम पे कहाँ पे लाया करती थी। तो आप जैसे कि मैप में देख रहे हैं, मैप में वो ये पूरा का पूरा जो येलो वाला जो पार्ट है ये हमारा चालुक्य डायनेस्टी के अंदर है। ठीक है, ये इनकी कैपिटल थी बदामी। ठीक है, जिसे हम वतापी भी बोलते हैं। आगे चल के यही चालुक्य डायनेस्टी हमें 3 फेज में देखने के लिए मिलेगी, ईस्टर्न, वेस्टर्न, ठीक है ना, और थोड़ा साउदर्न वाले रीजन में। तो हम एक एक करके सारी जो डायनेस्टीज़ हैं उनको पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 3 डिस्टिंक्ट, लेकिन तीनों ही क्या थी, चालुक्य डायनेस्टीज थी, आपस में रिलेटेड थी। तो सबसे पहले आती है बदामी। ठीक है, तो ये अर्लीस्ट जो चालुक्यास थे, जो बिल्कुल शुरुआती वाले जो चालुक्यास थे वो बदामी थे। ठीक है, इनकी जो कैपिटल थी उसे बदामी भी बोलते हैं, जिसे वतापी भी बोलते हैं। दोनों ही कैपिटल कहाँ थी, कर्नाटका में। ठीक है, मिड 6th सेंचुरी के आसपास इनका रूलिंग टाइम था, लेकिन ये डिक्लाइन हो जाता है जैसे ही इनके जो सबसे जो महान शासक होते हैं पुलकेशिन सेकंड, उनकी डेथ हो जाती है 642 AD में। उसके बाद आती है फिर ईस्टर्न चालुक्य। ईस्टर्न जो चालुक्य है, मैंने जैसे कि बताया कि जो बदामी चालुक्यास हैं उनका जो डिक्लाइन है वो कब आता है, पुलकेशिन सेकंड की डेथ के बाद। तो जैसे ही पुलकेशिन सेकंड की डेथ होती है, ईस्टर्न डेक्कन में, जो ईस्टर्न साइड डेक्कन में, वहाँ पर एक नई कैपिटल बनती है वेनगी चालुक्यास की, और एक ईस्टर्न चालुक्यास का एमरजेंस होता है, जैसे कि हमने मैप में भी देखा था। और वो कम से कम 11वीं सेंचुरी तक वो वहाँ पर रूल करते हैं। मैप में जैसे कि आपको दिख ही रहा है वेनगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो ईस्टर्न चालुक्यास होते हैं उनका रूल होता है, जब इन चालुक्यास का, जो बदामी वाला चालुक्यास होता है, इनका रूल खत्म हो जाता है, तो उसके बाद यहाँ पर इनका रूल शुरू होता है। उसके बाद लास्ट में आते हैं वेस्टर्न चालुक्यास। जो वेस्टर्न चालुक्यास थे ये कोई और नहीं, कोई अलग से नहीं आए थे, बल्कि जो बदामी जो चालुक्यास थे, जो ये बदामी चालुक्यास थे, ये इन्हीं के डिसेंडेंट थे। ठीक है, ये इमर्ज करते हैं लेट 10th सेंचुरी में और रूल करते हैं कल्याणी से। कल्याणी भी आप लोग का कहाँ पर है, कर्नाटका में ही है। तो वहाँ पर ये वेस्टर्न साइड ये वहाँ पर रूल करते हैं। तो सबसे पहले कौन से चालुक्यास आए थे, बदामी चालुक्यास। सेकेंड नंबर पे ईस्टर्न चालुक्यास और थर्ड पे वेस्टर्न चालुक्यास। जो बदामी चालुक्यास थे उनकी कैपिटल भी बदामी थी, जिसे हम वतापी भी बोलते हैं, कर्नाटका में थी। इनके जो ग्रेटेस्ट किंग थे वो पुलकेशिन सेकंड थे। ईस्टर्न चालुक्यास की बात करें तो ये इनकी जो कैपिटल थी वो वेनगी थी, 11वीं सेंचुरी तक इनका रूल रहा। और वेस्टर्न चालुक्यास की बात करें तो ये किसी और के नहीं, बल्कि ये बदामी चालुक्यास थे, उन्हीं के डिसेंडेंट थे। और लेट 10th सेंचुरी तक इन्होंने उनका अपना खुद का रूल रहा अच्छा खासा, और इनकी जो कैपिटल थी वो थी कल्याणी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए, अगर हम बात करें कि जो चालुक्य डायनेस्टी है वो सबसे ज़्यादा अपने पीक पर कब थी, जो उसकी पावर थी वो सबसे ज़्यादा कब थी, तो वो थी पुलकेशिन सेकंड के टाइम पे। यहाँ आपको 2 पुलकेशिन के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा, पुलकेशिन फर्स्ट और पुलकेशिन सेकंड। तो दोनों में जो आपको डिफरेंस है वो थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। तो हिज ग्रैंडफादर पुलकेशिन फर्स्ट हैज़ क्रिएटेड एन एम्पायर अराउंड वतापी। जैसे कि मैंने कहा, जो सबसे जो महान शासक रहे हैं चालुक्य डायनेस्टी के वो रहे हैं पुलकेशिन सेकंड। इन्हीं के दादाजी थे ग्रैंडफादर पुलकेशिन फर्स्ट, जिन्होंने इस एम्पायर की स्टार्टिंग करी थी वतापी के आसपास। तो स्टार्टिंग करने वाले इन्हीं के ग्रैंडफादर थे पुलकेशिन फर्स्ट, लेकिन उस चीज़ को जो आगे लेके बहुत उसकी जो पावर है वो एक हाईएस्ट लेवल पे जो लेकर जाते हैं वो है पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन सेकंड ने सारे जो दूसरे जो आसपास छोटे छोटे जो किंगडम थे, कदम्बाज, गंगाज ऑफ मैसूर, ठीक है ना, मौरवाज जो नॉर्दर्न कॉन्कन में रहते थे, ठीक है, बाकी जो गुर्जर वगैरह थे, उन सब की जितनी भी जो छोटी छोटी जो किंगडम थी उसको अपनी जो चालुक्य डायनेस्टी थी उसमें मिला लिया था। जैसे कि आप नीचे मैप में देख रहे हैं, चालुक्यास, ये कदम्बार, ये छोटा, ये गंगा, कदम्बार्स, ये सारे के सारे इन्होंने क्या कर लिया था, इन्होंने अपनी डायनेस्टी में मिला लिया था। ये किसने सब्जुगेट किया था, ये किया था पुलकेशिन सेकंड ने। ठीक है, ही ऑल्सो सक्सीड इन गेटिंग सबमिशन फ्रॉम द चोला, चेरा एंड पांड्या किंग। यहाँ तक कि जो चोला, चेरा, जो पांड्या किंग्स थे, इन जो दूसरे जो और ये छोटे छोटे किंगडम थे, इन्होंने भी इनके आगे, पुलकेशिन सेकंड के आगे सबमिट कर दिया था। ही हैड ऑल्सो डिफीटेड किंग हर्ष ऑफ कन्नौज। जैसे कि हमने लास्ट जो वर्धमान डायनेस्टी थी उसमें भी पढ़ा था कि जो किंग हर्ष थे पूरा नॉर्दर्न इंडिया को उन्होंने कॉन्क्वायर कर लिया था। अगर कुछ बचा था तो था साउदर्न वाला पार्ट था। तो वहाँ पर भी वो जब कॉन्क्वायर करने के लिए जाते हैं, उनकी जो फाइट या बैटल्स वगैरह होती है, तो उनको वहाँ पर पुलकेशिन सेकंड रोक लेते हैं। तो ये वही पुलकेशिन सेकंड है चालुक्य डायनेस्टी के, जो हर्ष को साउदर्न साइड जब वो बढ़ते हैं तो उनको रोक देते हैं। ठीक है ना, तो जो पल्लव किंग थे इन्होंने उनको भी हरा दिया था। जो पल्लव किंग थे, आगे चल के हम पल्लव डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, तब हमें महेंद्र वर्मन के बारे में जानने के लिए मिलेगा। तो अभी आप इतना ही याद रखिए कि इन्होंने जो पल्लव किंग महेंद्र वर्मन थे उनको भी हरा दिया था पुलकेशिन सेकंड ने। किंग हर्ष को हरा दिया था जो कन्नौज के थे, और जो पल्लव किंग थे महेंद्र वर्मन, उनको हरा दिया था। ठीक है, तो इतना भी आपको याद रखना है। ये मैप है, इस मैप में आप देख सकते हैं
ये छोटे छोटे जितने भी किंगडम है ये सारे चालुक्यास के अंडर आ गए थे जब पुलकेशिन सेकंड का रूल था। अब बात करते हैं चालुक्य डायनेस्टी की कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में। पहले है जयसिम्हा। जयसिम्हा पहले फर्स्ट रूलर थे चालुक्य डायनेस्टी के, ठीक है। तो इनके बारे में बस आपको इतना ही याद रखना है, इतने ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट इनके वर्क थे भी नहीं जो हमको ज़्यादा डिस्कस करें। उसके बाद आते हैं पुलकेशिन फर्स्ट। इन्होंने पूरा का पूरा जो एम्पायर है उसको अच्छे से इस्टेब्लिश किया था और कैपिटल बनाई थी वतापी। जो कैपिटल वतापी है वो इन्हीं की बनाई हुई है और इन्होंने अश्वमेध युद्ध भी किया था। देखिए अश्वमेध युद्ध हम पढ़ते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से, वैदिक काल से पढ़ते आ रहे हैं और हमें पता है कि एक अश्वमेध युद्ध कराने के लिए उस किंग को कितना ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए। एक जो पावरफुल किंग है, जो स्ट्रांग है, ब्रेव है, वही इस युद्ध को कराने लायक या योग्य समझा जाता था। अब यहाँ पर जो पुलकेशिन फर्स्ट है वो अश्वमेध युद्ध करा रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि वो कितने ब्रेव, स्ट्रांग और पावरफुल रहे होंगे। उसके बाद आते हैं कीर्तिवर्मन फर्स्ट। ये सन थे पुलकेशिन फर्स्ट के, ये इन्हीं के बेटे थे कीर्तिवर्मन फर्स्ट। इन्होंने कोंकण जो नॉर्दर्न केरला था उसको पूरा का पूरा कॉन्क्वायर कर लिया था। फिर आते हैं मंगलेश, ठीक है ना। ये मंगलेश ये इन्हीं के भाई थे, मतलब पुलकेशिन सेकंड के दो बेटे थे, एक कीर्तिवर्मन और एक ये मंगलेश, ठीक है। आगे भी पढ़ेंगे। और तो जो मंगलेश है ये भाई थे कीर्तिवर्मन फर्स्ट के और बेटे थे पुलकेशिन फर्स्ट के। इन्होंने आगे और एरिया कॉन्क्वायर किया जो कदम्बास का था और जो गंगा थी, ठीक है ना। कदम और गंगा ये पूरा एरिया इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था। इट वॉज किल्ड बाय हिज नेफ्यू एंड सन ऑफ कीर्तिवर्मन पुलकेशिन सेकेंड। लेकिन मंगलेश को कौन मार देता है? जो कीर्तिवर्मन का बेटा होता है पुलकेशिन सेकेंड, वही हम कह सकते हैं अपने जो चाचा होता है उनको मार देता है, उनको किल कर देता है। आगे देखते हैं पुलकेशिन सेकंड के बारे में पढ़ते हैं हम। पुलकेशिन सेकंड क्या था? देखिए जो पुलकेशिन सेकंड थे ये सबसे ग्रेटेस्ट चालुक्य रूलर थे, ठीक है। इतना तो हमने पढ़ ही लिया। एक्सटेंडेड द चालुक्य रूल टू मोस्ट पार्ट ऑफ द डेक्कन। डेक्कन में जितना भी जो ज़्यादा जो एरिया एक्सटेंड किया था चालुक्य डायनेस्टी के टाइम पे वो पुलकेशिन सेकंड ने ही किया था। इनका जो बर्थ नेम था वो इराया था। इन्फॉर्मेशन इनके बारे में हमें जो एहॉल इंस्क्रिप्शन है उसमें से मिलती है पुलकेशिन सेकंड के बारे में। इनफैक्ट वहीं से हमें पता चलता है कि हर्ष को साउदर्न साइड आने पर भी पुलकेशिन सेकंड ने ही रोका था। ये जो इनका जो पोइटिक इंस्क्रिप्शन था, एहोले इंस्क्रिप्शन, ठीक है ना, इसको किसने लिखा था? रवि कीर्ति ने लिखा था संस्कृत लैंग्वेज में और कन्नड़ स्क्रिप्ट को यूज़ किया था। अगर कोई पूछता है कि जो एहोले इंस्क्रिप्शन है वो किसके बारे में, तो पहली बात तो बताओगे आप कि पुलकेशिन सेकंड के बारे में। सेकंड क्वेश्चन ये राइज होता है कि लिखा किसने था, तो इन्हीं के जो कोर्ट पोइट थे रवि कीर्ति, उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज में लिखा था बाय यूजिंग कन्नड़ स्क्रिप्ट। उसके बाद है ज़ुएनज़ांग, इनके किंगडम में आए थे। ये एक चाइनीज़ ट्रैवलर थे जो इनके किंगडम में आए थे और ये काफ़ी ज़्यादा जो पुलकेशिन सेकंड है उनकी तारीफ़ करते हैं कि वो काफ़ी अच्छे राजा थे, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा टॉलरेंट भी थे बौद्ध धर्म और जैन धर्म को लेकर। वो वैसे तो हिंदू थे, जो पुलकेशिन सेकंड है वो हिंदू धर्म को मानते थे, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा टॉलरेंट थे वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म को लेकर, ठीक है। उन्होंने बहुत सारा जो एरिया था साउथ सेंट्रल इंडिया का उसको ऑक्यूपाई कर लिया था और वो बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे तब जब उन्होंने हर्ष को अटैक करने से रोका था जब वो साउदर्न साइड पर बढ़ रहे थे, ठीक है। उन्होंने जो पल्लव किंग महेंद्र वर्मन है उनको भी डिफीट किया था और जो महेंद्र वर्मन का जो बेटा है और जो सक्सेसर था नरसिम्हन वर्मन फर्स्ट, ठीक है, उन्होंने क्या किया था? उन्हीं की वजह से जो पुलकेशिन सेकंड थे उनकी डेथ हुई थी। अभी हमने लास्ट थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था कि जो पुलकेशिन सेकंड थे वो दो इंपॉर्टेंट जो उनके जो काम थे वो बड़े याद किए जाते हैं हिस्ट्री में। पहला तो ये कि उन्होंने हर्ष को रोका था साउदर्न साइड आने पे। दूसरा ये उन्होंने जो पल्लवास के जो किंग थे महेंद्र वर्मन उनको मार दिया था। अब देखिए महेंद्र वर्मन का तो मार दिया था पुलकेशिन ने, लेकिन जो महेंद्र वर्मन का जो बेटा था नरसिम्हा वर्मन, ठीक है ना, उन्होंने पुलकेशिन को मार दिया था, ठीक है। तो उन्होंने उनके फादर को तो मार दिया था पुलकेशिन ने नरसिम्हा के, लेकिन नरसिम्हा आगे चल के अपनी फादर की डेथ का बदला लेता है और बहुत सारे अटैक्स और बहुत सारी बैटल की सीरीज चलती है इन दोनों के बीच में, जिसमें लास्ट में यही होता है कि जो पुलकेशिन होता है उसकी डेथ हो जाती है। अगले 13 साल तक जो बदामी था वो कंट्रोल में रहता है पल्लवास के। जब नरसिम्हन जो वर्मन थे वो अटैक कर देते हैं पुलकेशिन पर, उनको हरा देते हैं, उनको किल कर देते हैं, तो उसके बाद फिर वो चालुक्य डायनेस्टी में तो कोई और बचा ही नहीं था पावरफुल, तो वो किसके कंट्रोल में आ जाता है? पूरा का पूरा चालुक्य डायनेस्टी पल्लव्स के कंट्रोल में आ जाता है। जो पुलकेशिन सेकंड थे उनके टाइम पे जो पर्शियन मिशनरीज थे वो भी आते थे, तो इससे पता चलता है कि पर्शिया के साथ उनके अच्छे रिलेशन थे। ऐसा हमें जो अजंता की जो केव पेंटिंग है वहाँ से पता चलता है कि उनके रिलेशन पर्शियन मिशनरी के साथ भी थे और उस समय जो पर्शियन मिशनरीज थे वो इंडिया में आते थे। उन्होंने काफ़ी अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशन बना के रखे थे जो पर्शिया के किंग थे खुसरू सेकंड, ठीक है ना, उनके साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन थे पुलकेशिन सेकंड के। लेकिन जैसे ही उनकी डेथ होती है पुलकेशिन सेकंड की, जो चालुक्य पावर होती है वो पूरी तरह से लैप्स हो जाती है, वो धीरे धीरे अपने डिक्लाइन वाले मोड पे आ जाती है। उसके बाद दो और रूलर के बारे में पढ़ लेते हैं। विक्रमादित्य, ये सन थे पुलकेशिन फर्स्ट के, ठीक है।
हमने दो बेटे तो उनके ऊपर देख ही लिए, कीर्तिवर्मन थे और दूसरे कौन से थे, उनके बेटे मंगलेश थे। ठीक है, ये उनके तीसरे बेटे हैं पुलकेशिन फर्स्ट के, जिन्होंने कांची को पूरा का पूरा प्लंडर्ड कर दिया था। ठीक है, और उनकी जो कैपिटल थी, क्या थी कांची की, वो सॉरी कांची किसकी कैपिटल थी, वो पल्लवास की कैपिटल थी। उसके बाद कीर्तिवर्मन सेकेंड, ये क्या थे, ये विक्रमादित्य के ग्रैंडसन थे, विक्रमादित्य फर्स्ट, और ये लास्ट रूलर थे चालुक्य डायनेस्टी के। ठीक है, तो आपको पूरा समझ आ गया होगा कैसे कैसे कौन आया। पुलकेशिन पहले कौन थे, पुलकेशिन फर्स्ट, फिर उनके दो बेटों के बारे में हमने पढ़ा, कीर्तिवर्मन फर्स्ट और मंगलेश। ठीक है ना, मंगलेश को कौन मारता है, उन्हीं का जो भतीजा होता है, जो कीर्तिवर्मन का बेटा होता है पुलकेशिन सेकेंड, वो मार देता है। अब ये पुलकेशिन सेकेंड को कौन मारता है, जो पल्लव डायनेस्टी का रूलर होता है नरसिंह वर्मन। ठीक है, अब ये विक्रमादित्य फर्स्ट कौन है, ये पुलकेशिन सेकंड का ही बेटा होता है, तीसरा बेटा होता है। ये पल्लवास की जो कैपिटल होती है कांची, उसको पूरी तरह से प्लंडर कर देता है। और कीर्तिवर्मन सेकंड, ये लास्ट चालुक्य रूलर थे, ये इन्हीं के ग्रैंडसन थे। ठीक है, इनको कौन हराता है, राष्ट्रकूट जो किंग होता है दंतीदुर्ग। ठीक है ना, इनके बारे में हम जो राष्ट्रकूट जो डायनेस्टी के बारे में जब हमने पढ़ा था, तो वहाँ हमने पढ़ा था दंतीदुर्ग के बारे में कि ये राष्ट्रकूट के बड़े ही इंपॉर्टेंट रूलर है ये दंतीदुर्ग। ठीक है, तो इनको कीर्तिवर्मन सेकंड को कौन हराता है, राष्ट्रकूट जो किंग होता है दंतीदुर्गा, वो हरा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चालुक्य डायनेस्टी होती है खत्म हो जाती है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि चालुक्य डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन था, तो वो था कीर्तिवर्मन सेकंड। ठीक है, कीर्तिवर्मन फर्स्ट मत बता देना, कीर्तिवर्मन फर्स्ट अलग थे। ठीक है ना, ये कीर्तिवर्मन सेकंड है जो विक्रमादित्य फर्स्ट के ग्रैंडसन है। ठीक है, अब बात करते हैं चालुक्य डायनेस्टी के एडमिनिस्ट्रेशन और उनकी सोसाइटी के बारे में। देखिए, चालुक्यास की अपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट मैरीटाइम पावर थी, नेवी वगैरह भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी इनकी, वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी हुआ करती थी इनकी। वैसे तो जो चालुक्यास किंग थे वो हिंदूज थे, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा टॉलरेंट थे वो बौद्ध धर्म को लेकर और जैन धर्म को लेकर। काफ़ी ज़्यादा हमें डेवलपमेंट देखने के लिए मिली है लिटरेचर के अंदर भी, जो कि कन्नड़ लैंग्वेज और जो तेलुगु लैंग्वेज में, उन दो में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट मिली है देखने के लिए। जो संस्कृत थी, वो जो लोकल लैंग्वेज की अगर हम बात करें, तो जो संस्कृत थी उस समय वो बहुत ही इलाइट, जो बहुत ही अच्छे रिच पढ़े लिखे लोग होते थे, है ना, उन्हीं की लैंग्वेज मानी जाती थी संस्कृत लैंग्वेज। ऐसा 7वीं सेंचुरी की कुछ इंस्क्रिप्शन है, वहाँ से पढ़ के हमें पता चलता है। और जो कन्नड़ लैंग्वेज थी, वो जो मासेस थे उनकी लैंग्वेज थी, मतलब जो बाकी जो लोग थे सभी उन्हीं की लैंग्वेज कन्नड़ हुआ करती थी। और बाकी जो इलाइट बहुत ही पढ़े लिखे लोग होते थे, उन संस्कृत उनकी लैंग्वेज को समझा जाता था कि ये तो पढ़े लिखे लोगों की लैंग्वेज है। तो यहाँ पर ये इनके हमने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जान लिया, सोसाइटी के बारे में जान लिया। तो यहाँ पर ये जो हमारा लेक्चर है चालुक्य डायनेस्टी, इसके बारे में इतना सफिशिएंट है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा तो आपको वो जो क्वेश्चन है वो इसी के अंदर से आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए। इसके बाद हम एक नई डायनेस्टी के साथ आपको मिलेंगे, पल्लव डायनेस्टी। और जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है, अब सिर्फ हमारे जो एशियन इंडियन हिस्ट्री है उसमें सिर्फ 2 लेक्चर्स रहते हैं, उसके बाद शुरू होगी हमारी मेडिवल इंडियन हिस्ट्री। थैंक यू।